देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम कलयुग है। और कलयुग में सफलता जो है सो चमत्कार से नहीं बल्कि प्रयास से प्राप्त होती है, क्योंकि यूं ही कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार तभी होगा जब हम लोग आज प्रयास करेंगे, और प्रयास भी किस दिशा में करेंगे? तो अच्छे दिशा में करेंगे। अर्थात हम लोग यदि आज शिक्षा की कलम को यदि थामे रखेंगे और मन से आज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कल इतिहास के पन्नों पर हम अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर पाने में सफल होंगे। तो इकोनॉमिक्स से जो अब इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैं आपके सामने में प्रश्न को रखूंगा, और उन प्रश्नों को रखूंगा जो अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है। तो आज प्रथम चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूं। तो इस पाठ से जो प्रथम प्रश्न है वह अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है जो सतत विकास किसे कहते हैं? तो लिखेंगे सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें यह ध्यान में रखा जाता है कि विकास जारी रहे, विकास रुके नहीं। अर्थात आप अथवा दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें यह ध्यान में रखा जाता है कि भावी पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ियों को भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए वर्तमान में जो संसाधन हमारे पास है उसका समुचित उपयोग किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान न हो। तो विकास की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस ख्याल से रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई भी नुकसान न हो। जैसे कोयला का उपयोग हो गया, पेट्रोलियम का उपयोग हो गया, है ना, अथवा सूर्य के प्रकाश का उपयोग हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग इन संसाधनों का उतना ही उपयोग हमें करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन का उपयोग करने का उन लोगों को अवसर मिले। ये नहीं कि तमाम संसाधनों का उपयोग हम ही कर ले और भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो यही विकास की प्रक्रिया है जो इस दृष्टिकोण से इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहे, रुके नहीं। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से जो अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ अर्थात वित्त, रुपए पैसे। अर्थव्यवस्था में अर्थ का अर्थ होता है रुपया पैसा। तो अर्थ की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से किया जाना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। और हम लोग अर्थ का व्यवस्था कैसे करते हैं? तो जब हम लोग कोई उद्योग धंधे जब स्थापित करते हैं, जब कोई व्यापार करते हैं अथवा रोजगार करते हैं, तो इन माध्यमों से हमें किस चीज की व्यवस्था होती है? अर्थ की व्यवस्था होती है, अर्थात रुपए पैसे की व्यवस्था होती है। तो रुपए पैसे की व्यवस्था करने के लिए जो कार्य संपन्न किया जाता है और जिस कार्य से अथवा जिस कार्य को संपन्न करने के पश्चात अर्थ की व्यवस्था होती है, तो उसी प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से जो आर्थिक नियोजन क्या है? तो लिखेंगे आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ से संबंधित क्रियाओं को संचालन करने के क्रम में बारीकियां बरती जाती हैं, सावधानियां बरती जाती हैं कि अर्थ का व्यय किस मद में किया जाना है अथवा किस मद में कितने रुपए का व्यय किया जाना है। तो इसके लिए एक योजना तैयार की जाती है, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसके पश्चात इस पाठ से चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? तो लिखेंगे आर्थिक आधारभूत संरचना का विशेष महत्व है, क्योंकि बिना आर्थिक आधारभूत संरचना के देश का आर्थिक विकास कतई संभव नहीं होता है। आर्थिक आधारभूत संरचना में आता क्या क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं परिवहन का साधन हो गया, है ना, ऊर्जा का साधन हो गया, दूर संचार हो गया। ये सब आर्थिक आधारभूत संरचना के साधन हैं। इन संसाधनों के विकास से ही क्या होता है? तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक आधारभूत संरचना का विशेष महत्व है। इसके पश्चात इस पाठ से अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें उत्पादन और साधन पर निजी स्वामित्व होता है ना। हमारा स्वयं का स्वामित्व कहने का मतलब है अधिकार। तो अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिस पर निजी स्वामित्व होता है ना। पूंजी हम खर्च करेंगे, हम स्वयं खर्च करेंगे, तो इस पर अधिकार भी किसका होगा? हमारा स्वयं का अधिकार होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिस पर निजी स्वामित्व होता है अर्थात निजी अधिकार होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना।
उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे समावेशी विकास, विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ना, गरीबी को मिटाने का प्रयास किया जाता है ना, रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जाते हैं, रोजगार के कई अवसर पैदा किए जाते हैं ताकि लोग बेरोजगार न रहे, समाज से गरीबी दूर हो। तो विकास की उन्हीं प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास, जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे बल्कि हर वर्ग विकास की रफ्तार में तेजी के साथ अपने कदम को बढ़ाते रहे, तो उसी प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। इसके पश्चात इस पाठ से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित रूप को ही क्या कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन साधन हैं, उदाहरण दे। तो लिखेंगे अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन हैं, है ना। लिखेंगे भूमि, श्रम, पूंजी, है ना, क्या कहते हैं, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, संगठन हो गया, है ना, प्रबंधन हो गया, ये सब क्या है, उत्पादन के साधन है। इनके अभाव में, भूमि के अभाव में भी हम लोग कोई भी उत्पादन संबंधी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास पूंजी ना हो तो पूंजी के अभाव में भी हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। श्रम अर्थात मजदूर ही न रहे तो हम लोगों का कार्य कैसे संचालित होगा, है ना। उसी प्रकार क्या कहते हैं, श्रमिक न रहे, श्रमिक के अभाव में भी कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं, है ना। प्रबंधन, अगर कुशल मैनेजमेंट न किया जाए, है ना, जो कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, तो ये सब डिवाइडेड नहीं किए जाएंगे तो कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के ये सभी साधन हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसे दूर करने के उपाय सुझाएं, है ना। ये 5 नंबर में आपको पूछ सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का वैसे तो अनेक कारण हैं, मगर मुख्य कारण जो है वो प्रथम कारण हम लोग लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कीजिएगा आप लोग कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रत्ता मारने का प्रयास मत कीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल टॉपिक याद रखिएगा और टॉपिक का विश्लेषण आप स्वयं से कीजिएगा। जैसे बढ़ती जनसंख्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि जनसंख्या में यदि लगातार वृद्धि होगी तो वृद्धि तो जनसंख्या में हो जाएगी, मगर लोगों को रोजगार का अवसर कहाँ से उत्पन्न होगा, है ना। अधिकाधिक जनसंख्या जब जो होगी, अधिक से अधिक लोग जब जो समाज में रहेंगे तो उनको तो रोजगार कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मूल कारण है। दूसरा है कृषि पर निर्भरता। यहाँ पर के किसान, यहाँ पर के लोग क्या हैं, यहाँ पर के अधिकाधिक लोग क्या कर रहे हैं, तो खेती पर अधिकांशतः लोग यहाँ पर के आश्रित हैं और खेतों का भविष्य उज्जवल नहीं है। खेत मानसून पर, कृषि जो है सो मानसून पर आश्रित है, कभी फसल अच्छा हुआ, कभी फसल अच्छा भी नहीं भी हुआ। तो कृषि पर निर्भर रहना भी बिहार के लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन का दूसरा कारण है। तीसरा कारण लिख सकते हैं हम लोग प्राकृतिक आपदाएं। वर्ष भर में कभी न कभी बाढ़ आ ही जाती है और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, तो किसान के सपने भी बारिश के जल के साथ बह जाते हैं। तो हर बार, क्योंकि कोई भी आपदाएं जो होती हैं वो आपदाएं तो आने को आ जाती हैं, मगर आने के साथ साथ क्या करती है, तो गरीब लोगों के मनोबल को भी तोड़ने का प्रयास करती है ना। तो क्या होता है, तो बिहार आर्थिक रूप से हर वर्ष पिछड़ता हुआ चला जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर के अधिकांश लोग तो खेती करते हैं और प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उनका फसल डूब जाता है ना। तो या अथवा सुखाड़ ही पड़ गया, इस कारण से भी उनकी फसल प्रभावित होती है। तो कृषि पर निर्भर रहना भी यहाँ पर के बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। चौथा कारण हम लोग लिख सकते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कि अशिक्षा। यहाँ पर अशिक्षा का भी प्रतिशत काफी सर्वाधिक है। बिहार के 28 राज्यों के मुकाबले में सबसे कम जहाँ पर का साक्षरता दर है वो हमारे बिहार का ही है। तो यहाँ पर के लोग अशिक्षित भी हैं। तो अशिक्षित जहाँ के लोग रहेंगे वहाँ पर के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, है ना। तो अशिक्षा भी हमारे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। अब ये तो हो गए कारण, अब इसके निवारण क्या क्या होंगे। तो ये सभी कारण जो आपको बताए गए हैं, इन कारणों में यदि सुधार कर दिया जाएगा तो इसके निवारण खुद ब खुद इसका निवारण हो जाएगा और बिहार आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। जनसंख्या में यदि नियंत्रण किया जाए, है ना, लोग जागरूक हों कि जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो इससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, है ना। लोगों के पास भोजन की समस्याएं आ जाएंगी, रहने की समस्याएं आ जाएंगी, काम करने की समस्याएं, है ना। तो ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो लोगों को जनसंख्या, बढ़ते हुए जनसंख्या के कुप्रभाव को लेकर के लोगों को जागरूक करना होगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरा, शिक्षा का ग्राफ जो हमारा दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो हम
कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को बिहार की सरकार क्या करे तो मजबूत करे, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर के उद्योग धंधों में भी क्या किया जाए, विकास किया जाए। यहाँ पर के लोग हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर के लोग महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पर के लोग नई दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। क्या बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए? नहीं आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर ही नहीं है, यहाँ पर उद्योग धंधे ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इस दशा में क्या करते हैं, तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो इस दशा में क्या किया जाए, तो यहाँ पर रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जाए। तो रोजगार के जब अवसर हमारे राज्य में ही उपलब्ध होंगे तो यहाँ पर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर के लोग जो कमाएंगे यहीं पर खर्च करेंगे और इससे देश राज्य का विकास होगा। तो बिहार की आर्थिक विकास तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ापन, बिहार को संज्ञा नहीं दी जाएगी बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा वाला राज्य है। तो ये सभी क्रियाएं यदि की जाए, है ना, यदि अशिक्षा को दूर कर दिया जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक दिया जाए, उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, तो इन सभी क्रियाओं को जब हमारे बिहार में किया जाएगा और बाढ़ से निपटने के लिए कोई समुचित उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए। अन्य राज्यों में भी बाढ़ आते हैं, है ना, तो वहाँ पर तो कुछ व्यवस्थाएं हैं ना, वहाँ पर के लोग इतने ज़्यादा, जितने यहाँ पर के लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, जितना यहाँ पर जान माल की क्षति होती है उतना अन्य राज्यों में कहाँ होती है। तो यहाँ पर बिहार में बाढ़ का कोई समुचित प्रावधान ही नहीं है, कोई ठोस कदम ही नहीं उठाए जाते हैं। तटबंधों का निर्माण भी वही ध्वस्त रहता है। जब बाढ़ का प्रकोप जब भयावह हो जाता है तो 10 बोरे भर करके मात्र बांध को मरम्मत करवा दिया जाता है। इसी से उड़ीन हो जाते हैं हमारे सत्ता के कुर्सी पर आसीन हमारे जो मठाधीश, जो बिहार को एक गौरवशाली राज्य बनाने के लिए सपने देख रहे हैं और उनका मन है कि देश स्तर पर भी हम अपना वर्चस्व लहराएं। तो उन लोगों को स्थानीय निकायों पर आप देखते होंगे किस प्रकार भ्रष्ट करप्टेड लोग बैठे हुए हैं, जो कि अपने गांव का विकास करना तो दूर, गांव के विकास के बारे में और रत्ती मात्र सोचना वो जरूरी नहीं समझते। 5 साल के बाद आते हैं और वोट लेकर के लुभावने वादे करके और सत्ता का लॉलीपॉप खिला करके जनता को कहीं ना कहीं लुभावने का वादे करके उसको ठगने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी कारण हैं और इन सभी कारणों का यदि निवारण किया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं रहेगा। यहाँ पर बिहार हमारा पिछड़ापन हमारा राज्य रहा, इसमें मूल हमारे सत्ता के कुर्सी पर आसीन हमारे मठाधीश इसके जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो कि मात्र 500 रुपये और अन्य लुभावने वायदे के कारण क्या करते हैं, तो गलत व्यक्ति का चयन करते हैं और वही गलत व्यक्ति 5 साल हमें गेंद समझ करके हमें उड़ाता रहता है और हम लोग और उड़ते रहते हैं। और बैट्समैन जो है वो सत्ता की कुर्सी पर आसीन हमारे मठाधीश हमारे राज्य के जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान है। अलग अलग निकायों पर लोग जो है, चाहे वो स्थानीय निकायों पर हों, जिला स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो, वो लोग हमें कहीं ना कहीं फुटबॉल की तरह हम लोगों को उड़ाए करते रहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो लिखेंगे सतत विकास समय की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लगातार जनसंख्या जिस दृष्टि से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या यदि जो संसाधन अभी हमारे वर्तमान में हमारे पास है उन संसाधनों का लगातार यदि उपयोग करती रह जाए तो इससे क्या होगा, इससे भविष्य में अनगिनत मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। और यदि हम लोग समावेशी विकास के अंतर्गत यदि हम लोग यह ना देखें कि हम लोग वर्तमान में सभी संसाधनों का उपयोग कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को संसाधनों को लेकर के उपयोग करने में कठिनाइयाँ होंगी, उनके पास संसाधन ही नहीं रहेंगे तो वो उपयोग क्या करेंगे। तो वर्तमान समय जो है वो समावेशी विकास का समय है और समावेशी विकास की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए हमें भावी पीढ़ी को बिना नुकसान किए हुए हमें वर्तमान में जो संसाधन हमारे पास है उसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य भी जो है सो कहीं ना कहीं उज्जवल रहे और हमारा वर्तमान में भी हमें कोई कठिनाइयाँ न हो। तो इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से पढ़िए, भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और हर दिन करता हूँ। धन्यवाद।